हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि क्लास किसके लिए है। तो ये है राजस्थान सिविल सर्विस यानी आरएएस के लिए है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 2026 के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आरएएस 2026 है उसका सिलेबस में काफ़ी चेंज हुआ है। बहुत सारे न्यू टॉपिक्स है वो मेंस और प्री के सिलेबस में ऐड किए गए हैं। तो फिलहाल जो एक क्लास है दोस्तों, ये प्रीलिम्स के लिए है, जो कि अपन 2026 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, 26 में अभी वैकेंसी अपकमिंग है, आने वाली है। तो उसके हिसाब से अपन ने जो टॉपिक्स है दोस्तों उनको कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले अपन इस सीरीज के अंतर्गत विश्व भूगोल को कवर कर रहे हैं। तो विश्व भूगोल के अंदर जो आरएस में टॉपिक ऐड हुआ है दोस्तों, वो टॉपिक है आपके प्राकृतिक वनस्पति और बायोम। हालांकि टॉपिक पहले प्री में हुआ करता था, और प्री के अलावा थोड़ा सा मेंस में भी था, लेकिन प्री के अंदर स्पष्ट रूप से दिया हुआ नहीं था। इसको अपन सिर्फ पर्वत पठार के माध्यम से पढ़ लिया करते थे। ठीक है, लेकिन अब स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति और बायोम भी आपके सिलेबस का पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो अपन इनको बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं और अच्छे से समझेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति और बायोम क्या होता है। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। तो सबसे पहले अपन समझेंगे प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधे, वृक्ष और घास और झाड़ियाँ जो प्राकृतिक रूप से उग रही है, लेकिन उनमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी इनमें मानव के द्वारा कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से डेवलप होती है और लंबे समय तक इनके ऊपर मानव का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो ऐसी वनस्पति क्या कहलाएगी दोस्तों? प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, एक होती है कृत्रिम वनस्पति, जिसके अंतर्गत आपके कृषि कृषि फसलें हो गई, फल बागान इत्यादि शामिल हो गए, जो मानव के द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप करने के लिए उगाई जाती है, यानी जिनमें मानव का हस्तक्षेप होता है। वो प्राकृतिक वनस्पति में काउंट नहीं होता है। ठीक है, वो हो गया कृत्रिम वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? जो मानव के बिना हस्तक्षेप के विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर दो शब्द है आपके, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा के अंतर्गत दोस्तों वनस्पति जगत को शामिल करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से संबंधित अपन अध्ययन करते हैं। और फोना के अंदर शामिल होता है आपके प्राणी जगत, यानी बोटनी वाला। ठीक है, सॉरी, बोटनी और जूलॉजी आपके ये शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। प्राणी जगत में ओनली जूलॉजी, और यहाँ पर सिर्फ शामिल होगा आपके बोटनी। ठीक है, तो दोनों ही ये जो टर्म्स है दोस्तों, ये साइंस की टर्म है। और यहाँ पर अपने को बात केवल ये ध्यान रखनी है कि फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति से संबंधित अध्ययन, और फोना का मतलब होता है प्राणी जगत या फिर जानवरों के बारे में पढ़ना। ठीक है, और एक बार अपन ये समझ लेते हैं कि बायोम क्या होता है। देखो दोस्तों, बायोम और प्राकृतिक वनस्पति में काफ़ी फर्क होता है। हालांकि बोलने में बायोम और प्राकृतिक वनस्पति दोनों को एक साथ अपन बोल देते हैं, लेकिन इनमें बारीक अंतर ये होता है कि प्राकृतिक जो वनस्पति होती है इसमें केवल और केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बायोम के अंदर पूरे इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है उसका पूरा अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके जानवर, जलवायु वगैरह और जो जो पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों, इसका संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। यह एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें टुंड्रा रेगिस्तान जैसे बहुत सारे प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें पौधे, जानवर और जलवायु सभी शामिल होते हैं। यानी बायोम का जो दोस्तों जो परिभाषा है वो बहुत व्यापक है, जबकि प्राकृतिक वनस्पति की जो परिभाषा है वो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति में तो अपन सिर्फ और सिर्फ वनस्पति को ही शामिल करते हैं, जबकि बायोम के अंतर्गत आपके पौधे, जानवर और जलवायु सभी शामिल होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक समान जलवायु वाले क्षेत्र शामिल होते हैं, यानी बायोम उस एरिया को बोलेंगे अपन जहाँ पर जलवायु समान रूप से पाई जाती है। इसमें पेड़ पौधे यानी फ्लोरा और जीव जंतु दोनों ही शामिल होते हैं। जैसे आपको टुंड्रा हो गया, सवाना हो गया, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गए और मरुस्थल। इनमें जो जलवायु है दोस्तों वो समान रूप से पाई जाती है। तो इनके अंतर्गत पाए जाने वाले जानवर, पेड़ पौधे और यहाँ की जलवायु, इन सब का अपन अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपके बायोम। ठीक है, अभी अपन बायोम को और प्राकृतिक वनस्पति का जो मुख्य अंतर है दोस्तों, इनको अपन टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बायोम का अर्थ समझते हैं। यह एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें पौधे, जानवर और जलवायु शामिल होती है।
जबकि प्राकृतिक वनस्पति का संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, केवल पौधों की प्रजातियों से, ना कि जीव जंतुओं से। यानी बायोम के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है कि बायोम जो होता है दोस्तों, इसके अंदर फौना और फ्लोरा दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसका अपन देखते हैं क्षेत्र। यह एक बहुत बड़ा भूभाग होता है जिसमें एक समान जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और प्राकृतिक वनस्पति किसी छोटे या फिर बड़े क्षेत्र में उगने वाले पौधों का योग होता है। ठीक है, और इसके अपन कंपोनेंट देख लेते हैं। इसमें पेड़ पौधे यानी फ्लोरा एंड फौना दोनों शामिल होते हैं, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा ही शामिल होते हैं। फ्लोरा का मतलब क्या है, यहाँ पर छोटे मोटे पेड़ पौधे, घास और झाड़ियाँ शामिल होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर जलवायु का प्रभाव, मुख्य रूप से यहाँ जो जलवायु है दोस्तों, इसमें तापमान और वर्षा द्वारा निर्धारण होता है। यानी बायोम का जो मूल निर्धारण है दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर और वर्षा के ऊपर। ठीक है, और जो प्राकृतिक वनस्पति है, यह मिट्टी की गुणवत्ता और ऊंचाई पर भी निर्भर करती है। यानी जलवायु तो इसमें होगा ही होगा, लेकिन इसमें मिट्टी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन बायोम के। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि बायोम के अंतर्गत बहुत बड़ा भूभाग शामिल होता है जिसमें एक समान जलवायु पाई जाती है, जबकि प्राकृतिक वनस्पति के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है। और प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से प्री में संभावना क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में आपके जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, मृदा भी है, स्थलाकृति भी है, सूर्य का प्रकाश भी है और मानवीय गतिविधियां भी है। ये सारे की सारी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। ठीक है, अब अपन इनके प्रभावित करने का जो तरीका है दोस्तों, इनको अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं, यानी सीरियल वाइज इनको अपन देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जलवायु का प्रभाव, और आपको पता है कि जलवायु के अंतर्गत तापमान भी शामिल होता है। सबसे पहले अपन तापमान के बारे में देख लेते हैं, तापमान का प्रभाव। ठीक है, तापमान पौधों की वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण और जीवन चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, यानी पौधों को विकसित होने के लिए और फोटोसिंथेसिस करने के लिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो टेम्परेचर के बेस पर अपन दो प्रकार से एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो कौन से हो गए वो हाई टेम्परेचर वाले एरिया, और ज़्यादातर वो कौन सा एरिया होगा, इक्वेटर के आसपास का एरिया, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र वाला एरिया। यहाँ पर तापमान पूरे वर्ष अधिक रहता है, यहाँ के पौधों में निरंतर वृद्धि होती है दोस्तों, और यहाँ के पेड़ पौधे घने एवं ऊंचे होते हैं। जैसे अमेजोन के बेसिन हो गया, कांगो बेसिन हो गया, यानी जो इक्वेटर का जो जोन है दोस्तों, इसको अपन पृथ्वी के लंग्स भी बोलते हैं, पृथ्वी के फेफड़े भी बोलते हैं, और धरती का ऑक्सीजन सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखीय वर्षावन पाए जाते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, और पूरे 12 महीने यहाँ पर बारिश होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत घने होते हैं और बायोडाइवर्सिटी भी बहुत पाई जाती है। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा अमेजोन का ये बेसिन है दोस्तों, यहाँ पर बहुत घना जंगल होता है, जो कि ब्राज़ील से लेके आपके पूरे साउथ अमेरिका में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में है निम्न क्षेत्र वाले तापमान वाले क्षेत्र, यानी जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। ज़्यादातर कौन से एरिया होंगे, वो ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर जो एरियाज है वो, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, और पौधों में जो वृद्धि है दोस्तों वो बहुत कम हो पाती है। जैसे आपके खाई हो गया, मॉस हो गया, लाइकेन हो गया, टुंड्रा वनस्पति हो गई, इनकी हाइट बहुत कम होती है और ये ग्रोथ भी बहुत कम करते हैं। जैसे उदाहरण हो गया आपके साइबेरिया और ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों, अब है नंबर 2 पर आपके वर्षा का प्रभाव। वर्षा का प्रभाव भी प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, जहाँ पर
वर्षा अच्छी होती है दोस्तों, तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी हमेशा अच्छे पाए जाएंगे, घने जंगल होंगे। यानी बरसात का जो वितरण है दोस्तों, वह वनस्पति के सघनता होने के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे महत्वपूर्ण जो नियंत्रक है दोस्तों, वो क्या है? वर्षा। ठीक है। तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जहाँ पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, वहाँ पर मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर घास भूमि यानी ग्रासलैंड्स पाई जाती है। और जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहाँ पर जियोफाइट्स यानी झाड़ीदार वनस्पति पाई जाती है। और जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है दोस्तों, वहाँ पर आपके जो वनस्थलीय वनस्पति है, ठीक है दोस्तों, वो पाई जाती है। ये आपको बात को ध्यान में रख लेना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब आपकी ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है दोस्तों? वायु के अंदर जो पानी की मात्रा होती है, नमी की मात्रा होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोल देते हैं। अधिक आर्द्र वाले क्षेत्रों में घने वन पाए जाते हैं, कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में शुष्क वनस्पति पाई जाती है। यानी जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी दोस्तों, वहाँ पर आपकी आर्द्रता भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा। और जहाँ पर आपकी आर्द्रता कम होती है, वहाँ पर शुष्क वनस्पति पाई जाती है। अब अधिक आर्द्र वाले वनों की विशेषता क्या होती है? इनकी बहुत चौड़ी क्या होती है दोस्तों? पत्तियाँ होती है। और कम आर्द्र वाले जो पौधे होते हैं, उनकी छोटी पत्तियाँ होती है, यानी मोमी पत्तियाँ होती है। ठीक है। अब नंबर 4 पर आपके सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। आपको पता है कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, यानी वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जहाँ पर अधिक सूर्य ताप होता है दोस्तों, वहाँ के पेड़ पौधे अधिक तीव्र वृद्धि करते हैं, क्योंकि खाना बहुत फास्टली बढ़ेगा। जब फोटोसिंथेसिस फास्ट होगा तो जो पेड़ पौधों में जो ग्रोथ है दोस्तों, वो भी फास्ट देखने को मिलेगी। और जहाँ पर कम सूर्य प्रकाश होता है, वहाँ पर वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है। जैसे भूमध्य रेखीय वन है दोस्तों, यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? सूर्य का ताप क्या होता है? बहुत हाई होता है। ठीक है। और जो ध्रुवीय क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर विरल वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट, विंड यानी पवन का प्रभाव। तेज हवाएं पौधों की ऊंचाइयों और आकार को प्रभावित करती है। ठीक है। यानी पौधों की जो ऊंचाई है और जो आकार है दोस्तों, यह पवन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तटीय क्षेत्रों में वृक्ष जो खेवे होते हैं, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में हवा लगातार चलती रहती है। शुष्क हवाएं वाष्पीकरण बढ़ाती है, और यदि हवा सूखी चल रही है दोस्तों, तो पेड़ पौधों की जो ऊंचाई है वो घटेगी, क्योंकि वाष्पीकरण हो रहा है इसलिए। ठीक है। और इसका उदाहरण क्या होगा? समुद्री तटों में नारियल की वनस्पति इसका क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये पेड़ क्या होते हैं दोस्तों? बहुत कम ऊंचाई वाले होते हैं, और इनका आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है। इसके बाद में है ऋतु परिवर्तन यानी सीजनल चेंज। जहाँ स्पष्ट ऋतु परिवर्तन होता है, वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी पर्णपाती का मतलब यह हो गया कि एक ऋतु विशेष के बाद में पेड़ पौधे अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं। जैसे भारत का मानसूनी क्षेत्र हो गया दोस्तों, विशेषता क्या होती है इसकी? शुष्क ऋतु में पेड़ पौधे पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है। तो पर्णपाती वन वो वन हो गए जो किसी ऋतु विशेष में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिसमें भारत का मानसून क्षेत्र शामिल होता है। अब आपके जलवायु के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार देख लेते हैं अपन यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड के अंदर कितने प्रकार के वनस्पति के प्रकार है अपन ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर विषुवतीय आर्द्र जलवायु है, यानी इक्वेटोरियल जोन वाला, इक्वेटोरियल। और यहाँ पर हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन पाया जाता है। इसके बाद में है मानसूनी जलवायु, यहाँ पर पर्णपाती वन पाए मिलेंगे आपको। इसके बाद में है शुष्क शुष्क जलवायु, वहाँ पर मिलेंगे आपको मरुस्थलीय वनस्पति मिल जाएगी। इसके बाद में है समशीतोष्ण जलवायु, यहाँ पर आपको मिश्रित यानी मिक्स फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फिर आपके पोलर जलवायु यानी ध्रुवीय, यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको टुंड्रा वनस्पति।
अब अपन विश्व के जो प्रमुख जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं और उनके जो क्षेत्र है दोस्तों, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो विश्ववतीय जो सदाबहार वन है वो आपको अमेजोन, कांगो और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यानी इक्वेटोरियल जो जोन है दोस्तों, यहाँ पर सदाबहार पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, ये आपको भारत, म्यांमार और थाईलैंड में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं, ये आपको अफ्रीका और ब्राज़ील में देखने को मिल जाएगी। फिर है मरुस्थलीय वनस्पति, ये आपको सहारा और थार के मरुस्थल में देखने को मिलेगी। वो मध्य सागरीय वनस्पति, वो मध्य क्षेत्र और कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगी। समशीतोष्ण जो घास भूमि है उसको प्रेरीज, स्टेपी या फिर पंपास बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपको यूरोप के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। समशीतोष्ण पर्णपाती वन आपको यूरोप, पूर्वी एशिया, अमेरिका में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में है टैगा वन यानी शंकुधारी, ये आपको साइबेरिया और कनाडा में देखने को मिलेंगे, यानी ठंडे एरिया में देखने को मिलते हैं। टुंड्रा वनस्पति, ये आपको आर्कटिक क्षेत्र यानी पोलर जो ध्रुवीय जो एरिया होता है दोस्तों, पोलर सेटेलाइट्स वाले, सॉरी सेटेलाइट नहीं, मैं साइंस में घुस गया, एक्चुअली साइंस नहीं है पढ़ना आपको। यहाँ पर जो पृथ्वी के पास का जो पोल है दोस्तों, ध्रुव है, वहाँ पर आपको टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में है पर्वतीय वनस्पति, ये आपको हिमालय और एंडीज यानी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में देखने को मिलेगी आपको ये, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे विश्ववतीय सदाबहार वन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन विश्ववतीय सदाबहार वन देख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय, ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया भी बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर हमेशा हाई टेम्परेचर होता है और भारी बरसात देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत घने और बहुस्तरीय पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो ज़्यादातर वृक्ष है दोस्तों, वो महोगनी, आबूनस, रोजवुड या फिर रबड़ के पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो एरिया है दोस्तों, वो होगा आपके अमेजन बेसिन, कांगो और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये भूमध्य रेखीय वन या फिर विश्ववतीय सदाबहार वन कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 पर आपके उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ये मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या होती है कि ये मौसमी वर्षा के ऊपर डिपेंड करते हैं और शुष्क मौसम में पत्तियां इनकी गिर जाती है। जैसे आपके सागौन हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया और बांस हो गया, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन होते हैं। एरिया कौन सा है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ठीक है। और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। आर्द्र में क्या होगा, आर्द्र में वो पर्णपाती वन शामिल होंगे जो कि जहाँ पर आर्द्रता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर शुष्क जलवायु होती है वहाँ पर आपको शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं सवाना घास भूमियाँ यानी ग्रासलैंड्स। इनकी विशेषता क्या होती है, ये लंबी घास होती है, यहाँ पर छोटे मोटे छिटपुट वृक्ष पाए जाते हैं, स्पष्ट ग्रीष्म और शुष्क ऋतु पाई जाती है। जैसे आपके एरिया कौन कौन सा हो गया, इसमें पूर्वी अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, वेनेजुएला हो गया। ब्राज़ील में इसको कैंपोस बोलते हैं और वेनेजुएला में इसको क्या बोलते हैं, लानोस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रमुख जीव है दोस्तों, वो हाथी, जिराफ, जेब्रा और शेर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो डायग्राम में दिख रहा होगा, जो वनस्पति है दोस्तों, ये क्या है, ग्रासलैंड्स है, जो अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद में मरुस्थलीय वनस्पति, इसकी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, यानी इनको पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में है आपके कांटेदार झाड़ियाँ, यानी यहाँ पर कांटों वाली झाड़ियाँ पाई जाती है, क्योंकि इनको पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, और इनकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरी गहरी पाई जाती है। प्रमुख पौधे मिलेंगे आपको यहाँ पर कैक्टस, खजूर और बबूल, ठीक है। और जो एरिया है दोस्तों, वह है सहारा, थार और अरब का मरुस्थल यानी मरुस्थलीय एरिया में पाई जाती है, और इनकी मोटी पत्तियाँ होती है और जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में है भूमध्य सागरीय वनस्पति। यहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती है
हल्की वर्षा वाली सर्दी पाई जाती है यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर जो मेन जो पेड़ पौधे हैं वो आपके जैतून, ओक और कॉर्क, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो गया आपका ये मेडिटेरियन सी वाला एरिया। और कैलिफोर्निया हो गया दोस्तों, साउथ अफ्रीका हो गया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ध्यान देने की बात यह है कि भूमध्य जो क्षेत्र वाले जो एरिया है दोस्तों, वहाँ पर तो आपको कौन से मिलेंगे, आपको सदाबहार वाले पेड़ पौधे। लेकिन यहाँ पर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको ग्रीष्म ऋतु मिलेगी और आपको हल्की बरसात वाली ऋतु भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसका आर्थिक महत्व क्या है, यह अंगूर के उत्पादन के लिए फेमस है और जैतून के तेल के लिए भी, ठीक है। इसके बाद में समशीतोष्ण घास भूमियाँ, इनके बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, क्षेत्रीय नाम मिल जाएंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका में इसको बोलते हैं प्रेरिस बोलते हैं, यूरेशिया में स्टेपी बोलते हैं, अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर इनको मध्यम वर्षा चाहिए होती है और ये हमेशा उपजाऊ मिट्टी में ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यानी इनको उगने के लिए उपजाऊ मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है। और सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत अधिकता से किया जाता है। और जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है दोस्तों, वहाँ पर पशुपालन भी बहुत आयत में पाया जाता है, ठीक है। तो समशीतोष्ण घास भूमियाँ प्राथमिक गतिविधियों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन समशीतोष्ण पर्णपाती वन। इनकी विशेषता क्या है, शीत ऋतु में पत्तियां गिर जाती है और इनको बहुत मध्यम लेवल की बरसात चाहिए होती है। यहाँ पर आपको ओक, बीच और मेपल के पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर ये आपको पश्चिमी यूरोप, पूर्वी अमेरिका और चीन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर आपके शंकुधारी वन या फिर टेगा, इन क्या करती है, आपको दिख रही होगी एक शंकु की तरह करती होती है दोस्तों, इनकी शंकु की तरह। ये आपको अत्यधिक ठंड वाले एरिया में मिल जाएंगे और शंकु के आकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां सुई की तरह होती है दोस्तों, एकदम पतली और बारीक पत्तियां पाई जाती है। जैसे आपका पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, फर हो गया। और ज़्यादातर कौन से एरिया में देखने को मिलेगी आपको, ठंडे एरिया में, जैसे आपका साइबेरिया हो गया, कनाडा हो गया, स्कैंडिनेविया हो गया। इनका आर्थिक महत्व क्या है, ये कागज़ बनाने के उद्योग में काम आते हैं। इसके अलावा फर्नीचर या फिर लकड़ी उद्योग में भी काम आ जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में टुंड्रा वनस्पति, इसकी विशेषता क्या है, अत्यधिक ठंड वाले एरिया में पाई जाती है। अधिकतर जो जमीन होती है दोस्तों वो जमी रहती है। छोटी घास और काई भी इनके ऊपर पाई जाती है। प्रमुख जो एरिया है दोस्तों टुंड्रा वनस्पति का, वो होगा आपके ध्रुवीय क्षेत्र वाला एरिया, यानी आर्कटिक और उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड, यानी ऐसे एरिया जो नॉर्थ पोल के या फिर साउथ पोल के बिल्कुल पास में है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी आपको दोस्तों, वो कौन सी है, लाइकेंस और मॉस। तो यहाँ पर आपको लाइकेंस के पेड़ दिख रहे होंगे आपको डायग्राम के अंदर, तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है। अब इसके बाद में माउंटेनियस वनस्पति, ठीक है। माउंटेन की जो वनस्पतियाँ होती है दोस्तों, इनमें ऊंचाई का तरफ डिफरेंस पाया जाता है। तो 0 से लेके 1000 मीटर वाला जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 का जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर समशीतोष्ण मतलब वन पाए जाते हैं। 2 से लेकर 3000 मीटर तक की जो ऊंचाई है दोस्तों, यहाँ पर शंकुधारी वन देखने को मिल जाएंगे। और 3000 से ऊपर जो हाइट है दोस्तों, वहाँ पर आपको अल्पाइन वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ अलग वनस्पति है और यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। ज़्यादातर आपको चीन में और हिमालय वाले बेल्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रख लेने हैं। मैंने आपको वनस्पति के प्रकार समझा दिए हैं। अब यहाँ से प्री में जो फैक्ट बनते हैं दोस्तों, वो भी आप एक बार देख लो। सबसे बड़ा जो वर्षावन है दोस्तों, वो अमेजोन का वर्षावन है। सबसे बड़ा जो टेगा क्षेत्र है दोस्तों, वो है रूस साइबेरिया क्षेत्र, यानी जो सबसे ज़्यादा टेगा वनस्पति पाई जाती है वो आपके रूस या फिर साइबेरिया में देखने को मिलेगी। सबसे उपजाऊ भूमि जो घास भूमि है दोस्तों, वो है प्रेरिस और पंपास, ठीक है। इसके अलावा जैव विविधता का सबसे अधिक जो मतलब जो पाई जाती है दोस्तों, वो कहाँ पर मिलेगी आपको, इक्वेटर वाले जोन में या फिर विषुवतीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है।
कुछ और आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं, जैसे आपके सवाना हो गया, सवाना कैसी घास है, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है। प्रेरीज कैसी है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएगी आपको। पंपास अर्जेंटीना में। वेल्ड कहाँ पर मिलेगी आपको, साउथ अफ्रीका में। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी आपके यूरेशिया यानी यूरोप वाले बेल्ट के अंदर। ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति का अपन महत्व भी देख लेते हैं। और सबसे पहला काम क्या है इनका, जलवायु संतुलन यानी क्लाइमेट बैलेंस को बनाए रखती है। इसके अलावा कार्बन जो एमिशन होता है दोस्तों, उसका भी क्या करती है, अवशोषण कर लेती है। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में लेते हैं। इसलिए प्रकृति के अंदर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है दोस्तों, इस तरह लेवल है वो स्टेबल बना रहता है। ठीक है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का भी क्या करती है, कंजर्वेशन करती है। और सबसे बड़ी बात है, मृदा का अपरदन और डिग्रेडेशन यानी जो क्षरण है दोस्तों, उसको भी रोकती है। इसके अलावा जल चक्र को बनाए भी रखती है। ठीक है। अब प्राकृतिक वनस्पति को खत्म होने के लिए क्या है दोस्तों, कुछ खतरे जिम्मेदार हैं। जैसे आपके वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया और औद्योगिकरण। ठीक है। अब बायोम के बारे में आपको बता दिया कि बायोम क्या है दोस्तों, पृथ्वी पर विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर समान जलवायु, मिट्टी, वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। यानी बायोम के अंदर आपके फ्लोरा और फोना दोनों ही शामिल हो गए हैं। यानी जलवायु, वनस्पति, जीव और मिट्टी सभी प्रकार के जो कारक है वो शामिल होते हैं। ठीक है। बायोम का दो प्रकार से अपन वर्गीकरण कर सकते हैं दोस्तों। एक तो हो गया आपके स्थलीय बायोम, जिसके अंदर अपन घास, वन, मरुस्थल और टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हो गया जलीय बायोम यानी एक्वेटिक लाइफ। इसके अंतर्गत अपन मीठे जल के बायोम और समुद्री यानी समुद्री बायोडाइवर्सिटी है, या फिर जो समुद्री जो जीव जंतु है दोस्तों, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उसके बारे में अपना अध्ययन करते हैं। अब विश्व के प्रमुख कुछ स्थलीय जो बायोम है दोस्तों, उसको अपन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर बायोम और आपके जो वनस्पति है दोस्तों, लगभग उनका नाम सेम सही है। विश्ववर्तीय वातावरण दोस्तों, ये गर्म और आर्द्र होते हैं, अमेज़न कांगो में पाए जाते हैं। सवाना आपको गर्म मौसम की जो गर्म मौसम वाली जो दोस्तों घास भूमि उसको अपन बोलते हैं, अफ्रीका में देखने को मिलेगी आपको। मरुस्थल है उसमें शुष्क और सहारा और थार के अंदर। भूमध्य सागर में आपके शुष्क ग्रीष्म होती है, ये भूमध्य क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी आपको। समशीतोष्ण है दोस्तों, ये आपको मध्यम वर्षा की होती है। और प्रेरिस और स्टेपी इनको क्या बोलते हैं अपन, घास भूमियाँ मतलब ये समशीतोष्ण घास भूमियाँ उनको बोल देते हैं। उसके बाद में समशीतोष्ण वन, ये आपको मध्यम तापमान वाले मिलेंगे और यूरोप में पाए जाते हैं। इसके अलावा टेगा है दोस्तों। टेगा टेगा कहाँ पर मिलेंगे आपको, जहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है, जैसे साइबेरिया, रूस वाला एरिया हो गया। टुंड्रा आपको ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी, और कहाँ पर, आर्कटिक वाले क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। तो आशा करूँगा कि इस क्लास के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जो सिलेबस करवाया दोस्तों मैंने आपको, ये RS प्री का है। जो सिलेबस में नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनकी अभी सीरीज चल रही है। आने वाले टाइम के अंतर्गत आपको ऐसे ही बहुत सारे जो RS प्री के जो नए टॉपिक्स दोस्तों, उनका फुल कवरेज आपको देखने को मिलेगा। इसी जो नोट्स की जो PDF है दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।